बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर लंदन भाग गई। एक प्रोटेस्ट शेख हसीना के लिए बहुत भारी पड़ा, जिसकी वजह से उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। यह प्रोटेस्ट आखिर किया क्यों गया और इसकी वजह क्या थी, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बांग्लादेश बना कैसे और बांग्लादेश की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में मेरे साथ। मेरा नाम है रिजवान लुआ और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। साल 1903 बांग्लादेश भी हमारे भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हमारे भारत पर ब्रिटिश का राज हुआ करता था। इस वजह से पूरा भारत मिलकर ब्रिटिश को भारत से भगाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। अब इन भारत के लोगों का जोर कम करने के लिए ब्रिटिश राज ने एक तरीका अपनाया, डिवाइड एंड रूल। और लॉर्ड कर्जन, जो कि ब्रिटिश के एक वाइस रॉय थे, उन्होंने 1903 में बंगाल को दो भाग में बांटने का फैसला लिया, जिसमें जो मुस्लिम वाला एरिया था उसे बंगाल से बिल्कुल अलग कर दिया। और वहीं से ये चालू होता है डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल होना। इसको अलग करने के पीछे ब्रिटिश राज ने गुड गवर्नेंस जैसा बहाना बताया था, लेकिन उनको हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालनी थी। इस वजह से इस बंगाल को अलग कर दिया गया और ये फैसला लेने के 2 साल बाद 1905 में इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। उस टाइम का बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, उसके अंदर आज का बिहार, आसाम, उड़ीसा सब आता था और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो फूट पड़ी थी वो आज तक हमको देखने को मिलती है। ये जो डिवाइड हुआ था उसमें बहुत सारे इश्यू थे। बंगाली ही बंगाल के अंदर माइनॉरिटी बन गए थे, तो फिर क्या था, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था और बंगाल के अंदर ही मीटिंग और भीड़ इकट्ठा होना चालू हो गई थी। और उसी टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज के दिन भी बांग्लादेश की नेशनल एंथम है। और इसके बाद कांग्रेस का सेशन होता है और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने पेटिशन डालने का ऑर्डर दिया। और ये जो बंगाल के डिवाइड का मुद्दा है, उस मुद्दे को बंगाल के कोने कोने तक ले जाने का फैसला लिया। और उसी वक्त अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालने का शुरू कर देते हैं। अंग्रेज क्या करता है कि 1906 में 35 मुस्लिम लीडर्स और आगा खान को शिमला बुलाते हैं वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के साथ मीटिंग करने के लिए। और ये जो मीटिंग होती है उसमें मुस्लिम्स के राइट की बात की जाती है। मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि हमारे जो इलेक्टेड होंगे वो भी अलग ही होंगे, ताकि गवर्नमेंट में सिर्फ मुसलमान ही शामिल हो सके। मीटिंग के अंदर लॉर्ड मिंटो कहते हैं कि ये सारी चीज होगी, लेकिन आप पहले अपनी एक अलग से पार्टी बना लीजिए जिससे कि मुस्लिम के हक के लिए बोला जाए। और ये जो अंग्रेजों की ट्रिक थी वो काफी अच्छे से काम करती है। दिसंबर 1906 में ढाका के अंदर ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की जाती है और वहीं पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनाई जाती है और उनके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं आगा खान और यहीं से मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है। फिर साल आता है 1909 हिंदू और मुस्लिम के फूट को बढ़ाने के लिए। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी जॉन मोरली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आते हैं, जिसे मोरली मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड के थ्रू मुस्लिम की सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई थी। अब इससे मुस्लिम जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन इसके बाद आने वाले 2 साल में स्वदेशी मूवमेंट और फॉरेन बाइकआउट था, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे और उनको डर इस बात का लग रहा था कि कहीं 1857 जैसा वापस रिवोल्ट ना हो। और इसी डर की वजह से 1911 में अंग्रेज जो थे वो बंगाल के पार्टीशन को वापस एक कर देते हैं। इसके बाद 1913 में जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मुस्लिमों का एक अलग देश बनाने के लिए काफी समय से बात चलती आ रही थी, जिसे सैयद अहमद खान ने की थी। लेकिन उस वक्त जिन्ना जो थे वो इस प्रपोजल के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत 2 हिस्सों में बढ़ जाए। लेकिन अंग्रेजों के फुट डालने की वजह से कुछ मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो ऐसा समझ रहे थे कि अगर मुस्लिम इस देश में रहेंगे तो वो खतरे में रहेंगे। और हिंदू में भी ऐसे कुछ ग्रुप्स थे जो ऐसा समझ रहे थे कि अगर मुस्लिम इस देश में रहेंगे तो हिंदू खतरे में रहेंगे। जैसा कि आज के समय में भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और इसी सोच की वजह से 1920 के अंदर हिंदू और मुस्लिम राइट्स होते हैं, जिससे कि देश का माहौल बहुत बिगड़ने लगता है। उसके बाद 1933 में रहमत अली खान ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की डिमांड की। वहीं दूसरी तरफ 1937 में हिंदू महासभा ने 2 नेशन रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया। इसके बाद मुस्लिम लीग के भी कई लीडर्स अलग देश चाहते थे, इस वजह से जिन्ना को भी उनके साथ होना पड़ा और फिर जिन्ना भी पाकिस्तान बनाने की डिमांड करते रहे। इसके अगेंस्ट ऑल इंडिया आजाद कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें दूसरा देश नहीं चाहिए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा। बहुत सालों तक ये जद्दोजहद चलती है कि इंडिया का पार्टीशन ना हो और गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना आजाद जैसे लोग इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इंडिया में हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़ते ही जा रहे थे। इस वजह से फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक देश घोषित कर दिया गया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 अलग अलग पाकिस्तान बनाए जाते हैं।
जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज के समय का बांग्लादेश है और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो आज के समय का पाकिस्तान है। अब बात करते हैं कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कैसे मिली। अब इस समय के पूरे पाकिस्तान को देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में बंगालीज की ही थी और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबीज, पख्तून्स, सिंधीज और बलोच ही थे, जो कि बंगालीज से काफी कम थे। अब बंगालीज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के बाद भी जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। इसका मतलब जो माइनॉरिटीज थी वो मेजोरिटी पर रूल कर रही थी और हर चीज में वेस्ट पाकिस्तान को ही आगे लेके जा रहे थे और धीरे धीरे ये बात ईस्ट पाकिस्तान को समझ में आने लगी थी। इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आई जिसमें हर किसी को उर्दू बोलना या सीखना कंपलसरी है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में तो सब बंगालीस है और बंगाली को ही अपनी नेशनल भाषा मानते हैं। और इसकी वजह से 1952 में शुरुआत हुई लैंग्वेज मूवमेंट की, जिसमें बहुत भारी तादाद में स्टूडेंट्सों ने हिस्सा लिया था। इस प्रोटेस्ट की वजह से 1956 में ईस्ट पाकिस्तान की जो भाषा थी वो बंगाली कर दी गई, लेकिन इसके बाद लोगों के अंदर जो बंगाल का जो कल्चर था उसकी फीलिंग मजबूत होने लगी। फिर जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर होता है उसमें पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाता है और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो 6 शर्तें रखता है वेस्ट पाकिस्तान के सामने। इस डिमांड को वेस्ट पाकिस्तान के सामने रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि फादर है शेख हसीना के और आवामी लीग के फाउंडर भी है। इस 6 पॉइंट में शेख मुजीबुर रहमान ऐसी शर्तें रखते हैं जिससे कि पूरा वेस्ट पाकिस्तान हिल जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि पाकिस्तान को फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और ईस्ट पाकिस्तान का जो रीजन है उसको और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसी हो पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान का अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व भी हो, इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी थी कि ईस्ट पाकिस्तान को एक पूरा देश अलग बना दिया जाए। ये सुनकर वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ शेख मुजीबुर रहमान और उनके 35 ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके अरेस्ट होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा भारी वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। इसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान को शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ना पड़ा और इसके बाद साल 1970 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक जनरल इलेक्शन करवाती है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की एक आवामी लीग जो है वो मेजोरिटी सीट के साथ जीत जाती है। अब इसकी वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो इस इलेक्शन को ही खारिज कर देती है, क्योंकि उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आए थे। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भयंकर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। सारे स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं और आजादी के नारे लगाए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे देश के इलेक्टेड पसंद नहीं तो निकलो हमारे देश से और आजाद कर दो हमको। इसके बाद कई खून खराबे होते हैं, बहुत लोगों को मार दिया जाता है वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन फिर भी जो बंगाली थे वो रुकते नहीं है, वो प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं और 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित कर देते हैं और तभी से शुरुआत होती है एक अलग देश बांग्लादेश की, जिसको आजाद करने के पीछे कुछ रोल इंडियन आर्मी का भी था। उसके बाद से बांग्लादेश में कई सरकारें आई और तरक्की के मामले में पाकिस्तान से भी कुछ मामलों में आगे निकल चुका है, लेकिन अभी कुछ समय से बांग्लादेश को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल थे, लेकिन अचानक से ये प्रोटेस्ट हिंसक रूप ले लेते हैं और बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी कर दिया जाता है। हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स को मार दिया जाता है और प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या कारण था इस प्रोटेस्ट के पीछे, आइए समझते हैं। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा था रिजर्व कोटा के खिलाफ, जिसमें 56% सीट्स रिजर्व है एक अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। मतलब 44% ही ऐसी सीट है जो कि मेरिट के बेसिस पर मिल सकती है। यहाँ पे मेजोरिटी रिजर्वेशन जो है वो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर को दिया जाता है। हमने बांग्लादेश को आजाद होने की बात करी, जिसमें 1971 की जो लड़ाई थी, जो लोग उसमें फ्रीडम फाइटर थे उनको देने की बात की जाती है। अब आप इस कोटा को देखिए, जिसमें ज्यादातर मेजोरिटी सीट रिजर्व है 30% फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रंस के लिए। इसके अलावा 10% औरतों के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% कोटा एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज है। अब इन सब नंबर को ऐड करोगे तो 56% रिजर्वेशन है, लेकिन इनमें से मेजोरिटी 30% रिजर्व है सिर्फ फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए। दरअसल ये कोटा 1972 में लाया गया था, जो कि फ्रीडम फाइटर के लिए था। अब उन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाल के बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और सही भी है, होना भी चाहिए उनके लिए। लेकिन फिर से 1997 में इस कोटा के अंदर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी ऐड कर दिया जाता है। उस टाइम पर तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इससे भी ज्यादा 2024 के अंदर इसको बढ़ा के उनके बच्चों के लिए भी कर दिया गया। मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते होंगे उनको भी रिजर्वेशन मिलेगी। इस वजह से स्टूडेंटों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि इस कोटा को हटाया जाए। बहुत भारी प्रोटेस्ट करने के बाद इस कोटा को हटाया भी गया, लेकिन बहुत प्रोटेस्टर की जान भी चली गई थी
इस वजह से फिर प्रोटेस्टर रुके नहीं और इनको शेख हसीना का रिजाइन भी चाहिए था, क्योंकि शेख हसीना ने ही बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे शेख हसीना पर। और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भाग गई और उनके घर को प्रोटेस्टर ने पूरी तरह लूट लिया। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उनके पुतले भी तोड़ दिए गए और कुछ ग्रुप्स माइनॉरिटीज पर अटैक भी कर रहे हैं और कुछ ग्रुप्स माइनॉरिटीज को बचा भी रहे हैं। बांग्लादेश का समय अभी बहुत खराब चल रहा है और उनकी हालत बहुत खराब है। इस वजह से काफी बांग्लादेशी इलीगल बॉर्डर पार करके इंडिया भी आ रहा है। अभी तो बांग्लादेश में फिलहाल आर्मी का रूल चल रहा है, आगे कौन सत्ता में आएगा और आगे बांग्लादेश का क्या होगा ये तो अभी कोई नक्की नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरे ऐसे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।